देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा, अब देखो मैट्रिक्स अलजेब्रा से क्या मतलब है। देखो अपन को मैथमेटिक्स नहीं पढ़नी, यहाँ पर अपन जो मैट्रिक्स बनाते हैं उसके बारे में केवल कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे, ठीक है ना, जो अपने ग्रुप थ्योरी में काम में आएंगे आगे, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा अपन को डिटेल में नहीं पढ़नी जैसे कि मैथमेटिक्स में होते हैं, अपन को केवल कुछ पार्ट कवर करना है इसका, ठीक है ना, जो अपने काम में आएगा। और बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स अपने काम में आते हैं, तो अपन बेसिकली उसी की बात करेंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखो समझना आप। जैसे अपन को बात करना है मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, कोई एक स्टूडेंट है, उसके अलग अलग एग्जाम्स के अंदर जो मार्क्स है उसको अपन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। कोई एक स्टूडेंट है, उसके अलग अलग एग्जाम्स में आने वाले मार्क्स को अपन को रिप्रेजेंट करना है। तो देखो समझना, जैसे यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कोई भी एक स्टूडेंट है, उसने अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, मैथ। एक स्टूडेंट ने अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट दिया, तो समझ में आ रहा है ना। अब देखो उस स्टूडेंट के जो टेस्ट देता है वो, तो उसमें मार्क्स आएंगे, ठीक है ना। तो मान लो कि जिस स्टूडेंट ने टेस्ट दिया उसके केमिस्ट्री में सपोज करो आउट ऑफ 50 मान के चलो 35, 45 और 20 मार्क्स आए टेस्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अंदर। टेस्ट फर्स्ट में उसके कितने मार्क्स है 35, सेकंड के अंदर कितने 45, थर्ड के अंदर कितने 20 मार्क्स है। फिजिक्स के अंदर मान लेते हैं उसके मार्क्स इस तरह से आए, जो है 30, 40, 25 इस तरह से। मैथ के अंदर मान लो मार्क्स इस तरह से आए उसके, जैसे मैथ के अंदर यहाँ पर मान लिया जैसे 20, 25, 35। तो ये क्या हो गया, देखो ये इधर जो अपन ने लिखा है ये तो सब्जेक्ट है, और इधर जो लिखा हुआ है वो क्या है, टेस्ट है, टेस्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो करने का मतलब है कि ये जो कॉलम यहाँ पर है, ये कॉलम ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मार्क्स केमिस्ट्री के, ये मार्क्स फिजिक्स के है, और ये मार्क्स किसके, मैथमेटिक्स के। और यहाँ पर जो रो है ये रो ये टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है कि एक स्टूडेंट है, उसके टेस्ट फर्स्ट में 35, 30 और 20 मार्क्स आया, किसमें, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ के अंदर। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर जो रो है वो तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेस्ट को, कि टेस्ट कौन सा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो कॉलम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो रो है, रो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, रो टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, टेस्ट को। और सब्जेक्ट जो कॉलम है, कॉलम वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये समझ में आया ना। ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसको अपन कहते हैं टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखो 8H टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना। ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। अब इसी को अपन को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो जब मैट्रिक्स फॉर्म में आप किसी को भी रिप्रेजेंट करोगे तो आपको ये बताने की आवश्यकता नहीं होती भाई ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और ये टेस्ट है, ऐसे बताने की आवश्यकता वहां पर नहीं होगी, ठीक है ना। उसके अंदर अपन डायरेक्ट ही इन चीजों को फिल करेंगे। अब देखो कैसे करोगे समझना, जैसे ध्यान देना, डायरेक्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर, देखो कितना लिखा हुआ है 35, 45, 20। तो देखो 35, 45, 20। फिर क्या लिखा हुआ है 30, 40, 25, 30, 40, 25। फिर क्या लिखा हुआ है 20, 25, 35, 20, 25, 35। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है ना। ये इसी चीज की मैट्रिक्स है। ये इसका क्या है, ये तो मार्क्स का टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है, और ये इन्हीं मार्क्स का कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। तो देखो ये हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब देखो यहां पर ऑटोमेटिकली ये बताएगा, देखो
अपन ने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया ना, तो यहाँ पर देखो जो रो है ये जो रो है ये एक्चुअली टेस्ट को रिप्रेजेंट करे, फर्स्ट सेकंड थर्ड को, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो रो किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पर? टेस्ट को। देखो रो रिप्रेजेंट द टेस्ट, रो टेस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। और जो कॉलम है ये वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सब्जेक्ट को। तो देखो यहाँ पर कॉलम रिप्रेजेंट द सब्जेक्ट, कॉलम सब्जेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है और ये क्या है? टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। अपन को मैट्रिक्स के बारे में यहाँ पर अभी देखना है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यहाँ तक कोई डाउट है किसमें? नहीं ना। तो मैट्रिक्स के बारे में अपन को देखना है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, देखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स ये है। तो करने का मतलब क्या है कि जब अपन किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से देखेंगे, ध्यान देना, आप समझना। देखो जैसे यहाँ पर ये केस हो गया, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। देखो ए का मतलब एलिमेंट हो गया, तो ए 1 ए यहाँ पर 1 2 ए 1 1 कर रहा हूँ ना, 1 1 ए 1 2 ए 1 3 ए 1 4, इस तरह से अपन को चलना है। और ऐसे चलना है ए 1 n, कहाँ तक चलना है? n तक। जैसे यहाँ पर ये हो गया, देखो ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ना ये A11 है, लिख रहा है ना, सेकंड A12 है, थर्ड A13 है। अब इसमें केवल 3 है, जितने हो वहां तक अपन को चलना होता है। समझ में आ रहा है ना? देखो इसी तरह से अपन नीचे की बात करें, समझ में आ रहा है ना? देखो नीचे की बात करें तो यहाँ पर होगा, देखो ये 2, समझ में आ रहा है ना? तो 2, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर 1, समझ में आ रहा है ना? अब आगे कंटिन्यू चलेंगे, A2 2, आगे बढ़ा ना 1 2 3 4 इस तरह से। तो A2 2 A2 3 A2 4, कहाँ तक चलोगे? A2 n तक। फिर नेक्स्ट जैसे इसके लिए 1 आया ना फर्स्ट में, इसके लिए 2 आया, फिर 3 आएगा A3, ठीक है ना? वही 1 A3 2 A3 3 A3 4, इस तरह से A3 n। इसी तरह से नेक्स्ट के लिए 1 2 3 4, तो यहाँ पर आएगा A4 1, फिर A4 2 A4 3 A4 4, और यहाँ पर चलना है अपन को A4 n तक, A4 n। अब नीचे कहाँ तक चल सकते हैं? इसी तरह से ये भी, तो जैसे यहाँ पर अभी 1 2 3 4 रो 4 बनाए ना, ऐसे कितनी m रो हो सकती है यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर लिखेंगे अपन AM1, समझ में आ रहा है ना? तो देखो यहाँ पर हो गया AM2, उसी तरह AM3, यहाँ पर AM4, और यहाँ तक चलोगे AMN तक, ये होगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर अपन ने जो लिखा है ना, देखो ध्यान देना, क्या आ रहा है? ये AMN आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो जो यहाँ पर लिखा है ना अपन AMN, ये है एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसको क्या कहेंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। देखो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, समझ में आ रहा है ना? अब एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स में देखो कौन सा एलिमेंट है, वो डिपेंड करेगा कि MN की वैल्यू क्या है। देखो यहाँ पर M किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? देखो M ये है 1 2 3 4 M, जो आगे लिखा हुआ है ना वो M है, और आगे लिखा हुआ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जैसे अपन लिखा कि आगे 2 है तो इसका मतलब ये सेकंड रो है, आगे 3 है तो थर्ड रो है, आगे 4 है तो 4 रो है, आगे M है मतलब mth रो है। इसका मतलब जो फर्स्ट यहाँ पर लिखा होता है M, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर जो M है ना, M रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और देखो जो पीछे लिखा है ना, जैसे देखो ये 1 2 3, जैसे 3 लिखा है पीछे, तो इसका मतलब 3 कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। 4 लिखा है तो 4 कॉलम है, N लिखा है तो nth कॉलम है। समझ में आ रहा है ना? तो जो पीछे लिखा हुआ है N, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? देखो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं
यहां पर लिख देता हूं AMN इक्वल AIJ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान देना, M का मतलब रो है, N का मतलब कॉलम है। पहला जो होगा फर्स्ट लेटर वो एक्चुअली किसको, रो को रिप्रेजेंट करेगा। पहले कौन लिखा है यहाँ आई है ना, तो आई एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, ठीक है ना। बाद में जो लिखा होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को। तो बाद में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर जे, तो जे रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, कॉलम को। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, किसी भी अपन अगर मैट्रिक्स की बात करें तो आप यहाँ पर आगे और पीछे क्या लिखा है उसके बेसिस पर मैट्रिक्स के किसी एलिमेंट की आसानी से पहचान कर सकते हो ना। पहले यहाँ तक बनाओ, देखो एक बार आप, हो गया यहाँ तक हाँ, कर लिया सबने, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो अपन बात कर रहे थे, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स है, जैसे सपोज करो ये मैट्रिक्स है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 3 2 7 8 1, समझ में आ रहा है ना, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया जाए 1 4 9, इस तरह से ये एक मैट्रिक्स अपन ने बना रखी है, ठीक है ना। अब आपको किसी एलिमेंट को पहचानना है, जैसे आपसे बोल दिया गया यहाँ पर जैसे यहाँ पर बोल दिया कि A23 इक्वल क्या है, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट जो लिखा हुआ था वो किसको बताता है, रो को। तो रो देखो आप, ये फर्स्ट या कौन सी रो है, सेकंड रो आएगी। सेकंड रो देखो 1 2, ये सेकंड रो। सेकंड रो में देख बाद वाला कॉलम को बताता है, कॉलम कौन सा है, थर्ड। सेकंड रो में थर्ड एलिमेंट 1, इसका मतलब है A23 का मतलब 1 होगा। समझ में आ रहा है, कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। फिर देखो आप, जैसे मान लो A13 ले लिया, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना। जैसे यहाँ पर लिख दिया A31, देखिए इसका मतलब थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम, ये थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी ले लो, जैसे A22 ले लिया, इसका मतलब सेकंड रो का सेकंड कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम कितना आ रहा है 8। तो मेरे हिसाब से एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्लियर हो गया होगा क्या है, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है आ गया होगा। देखो मैट्रिक्स तो एक्चुअली काफी बड़ा पार्ट होता है, पूरा मैथमेटिक्स का है, बन को उससे मतलब नहीं है। मैट्रिक्स के जो इनको मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग होते हैं, एडिशन के अलग होते हैं, सब्सट्रैक्शन के रूल अलग होते हैं, इसको डिवाइड करने के रूल अलग होते हैं, है ना। उनसे अपन को कोई मतलब नहीं है ना। मैट्रिक्स भी कई टाइप की होती है, उनसे कोई मतलब नहीं, अपन को केवल एक टाइप की मैट्रिक्स पढ़नी है जो अपने ग्रुप थ्योरी में काम में आएगी, वो है ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ में आया ना, जितने उसके अंदर कॉलम होंगे, जितने कॉलम है ना, जैसे 1 2 3 उतनी ही रो होगी 1 2 3। कॉलम 2 है तो रो भी 2 होगी, कॉलम 3 है तो रो भी 3 होगी, कॉलम 4 है तो रो भी 4 होगी, कॉलम 10 है तो रो भी 10 होगी, मतलब उसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना। तो मैट्रिक्स कई टाइप के होते हैं, अपन को उन सबसे मतलब नहीं है अभी अपन को केवल उसी मैट्रिक्स से मतलब है जो कि ग्रुप थ्योरी में काम में आते हैं। ग्रुप थ्योरी में जितने भी मैट्रिक्स बनती हैं वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स बनते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब कि उनमें रो और कॉलम सेम है। समझ में आ रहा है इन सबको। देखो हेडिंग डालना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। देखो ध्यान देना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं, देखो एम एन, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है एम इंटू एन, ये। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या है, एम इंटू एन, एम इंटू एन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ध्यान देना, जैसे अपन यहां पर बात करें, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स बना दे 1 1 2 1 3 2 1, ये मैट्रिक्स अपन ने बना दी। एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में तो रो और कॉलम क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है ना। ये अपन ने मैट्रिक्स बना दी। अब अपन को देखना है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखो, रो इंटू, देखो एम इंटू एम, एन, एम का मतलब क्या है, रो है। फर्स्ट देखो एम किसको बता रहा है, रो को, और एन किसको बता रहा है, कॉलम को। अब रो कितनी इसमें,
देखो रो देखो 1 2 2 रो है ना, 2 कॉलम कितने हैं 1 2 3 कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2 इंटू 3 कितना होगा 6 नहीं होगा 2 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई नहीं करना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। समझ में आ रहा है ना? लिख भी दिया काट लो उसको, ठीक है ना। देखो जैसे नेक्स्ट केस लेते हैं 1 2 1 3 5 2 6 7, यहाँ पर चलो ये ले लेता हूँ मैं 6 7, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर देखना है, देखो रो कितना है इसमें, रो 1 2 3 3, कॉलम कितने 1 2 2। देखो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी तो सेम आएगा ना, फिर इसमें क्या फर्क पड़ेगा, फिर तो सेम हो गया। मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 2। फर्स्ट जो लिखा होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, रो को, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकंड किसको, कॉलम को। समझ में आ रहा है ना? इसी तरह से ये रो को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो 3 जैसे यहाँ पर ले लिया 3 2 1 4 5 6 7 8 9, ये ले ली, ये मैट्रिक्स है एक। देखिए इसका ऑर्डर देखना है, इसका ऑर्डर कितना है, देखो 3 कॉलम है 3 रो है, 3 कॉलम है और 3 रो है या नहीं, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो 1 2 3 ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखिए इसमें कितने कॉलम है 3, रो कितनी है 1, ठीक है ना। तो रो इंटू कॉलम करोगे ना, तो ऑर्डर इसका कितना होगा 1 इंटू 3। देखो 1 रो है 3 कॉलम है। जैसे ये मैट्रिक्स है 1 2 3, ये मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर देखना है आपको, देखो इसमें कितनी रो है 1 2 3, कॉलम कितना है 1, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू 1। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना? मैट्रिक्स को बड़े ब्रैकेट के अंदर आपको बंद करना है इसे। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है कि यहाँ तक? ये कर ले बेटा, सबने कर रखा है नहीं? किसी को कोई डाउट है कि यहाँ तक नहीं है ना? चलो इधर देखो, देखो जैसे मान के चलो ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स यहां पर लिख दिया केवल मैट्रिक्स, ये है 2, ये भी एक मैट्रिक्स है, लेकिन ये जो मैट्रिक्स है इसमें कॉलम कितना है 1, रो कितना है 1, रो भी 1 ही है और कॉलम भी 1 ही है, तो ये मैट्रिक्स होगी। इसका जो ऑर्डर होगा ना वो होगा 1 इंटू 1। एक बात ध्यान देना, 1 इंटू 1 मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा जाता। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर ब्रैकेट काम में नहीं लेते। हाँ, अगर 1 इंटू 1 के अतिरिक्त कोई अदर ऑर्डर है तो फिर अपन ब्रैकेट काम में लेंगे, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर लिख लेना, देखो फॉर 1 इंटू 1 मैट्रिक्स देखो ब्रैकेट इज नॉट यूज्ड, ठीक है ना? 1 इंटू 1 मैट्रिक्स के लिए ब्रैकेट अपन काम में नहीं लेते। समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना? तो 1 इंटू 1 मैट्रिक्स को ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता। समझ में आ रहा है यहाँ तक? क्लियर है ना? ठीक है ना? तो ये तो क्या सिंपल मैट्रिक्स। अपन बात करें देखो स्क्वायर मैट्रिक्स की, स्क्वायर मैट्रिक्स, देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, रो और कॉलम दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो देखो इनमें होता है, देखो रो फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए यहाँ पर होता है m इक्वल n, मतलब रो इक्वल कॉलम होता है। कॉलम और रो दोनों की संख्या क्या होती है, बराबर होते हैं। यहाँ पर कोई डाउट है क्या? नहीं है ना? एग्जाम्पल यहाँ पर देखे, जैसे अपन ले लिया 2 2 3 1, देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 की मैट्रिक्स हुई नहीं हुई, होगी ना? जैसे यहाँ पर ले लिया 3 3 3 4 2 1 5 6 8, इस तरह से मैट्रिक्स कौन सी होगी, 3 इंटू 3 की। देखो 3 कॉलम है 3 रो है यहाँ पर। इसी तरह से 1 2 4 5 6 9
6 9 5 2 और यहाँ पर 2 3 7 8 1 3 5 2 ये है। ये मैट्रिक्स कौन सी होगी? ये होगी 4 इंटू 4 मैट्रिक्स। यहाँ पर देखो 4 ही रो है और 4 ही कॉलम है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। देखो मैट्रिक्स के बारे में अपन को ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अपने मैट्रिक्स काम में आएगी, है ना, इसके बारे में। क्योंकि मैट्रिक्स मैथमेटिक्स का एक काफ़ी बड़ा पार्ट होता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है। इससे अपन को कोई मतलब नहीं है, अपन को केवल उतना सा देखना है जो अपने ग्रुप थ्योरी में काम में आता है। करो इसको नोट, देखो किसमें? इसमें हाँ 3 बटा 1 इंटू 1 भी काम में आती है, वो भी स्क्वायर है यार, पर बाकी 1 इंटू 1 है उसको ब्रैकेट में नहीं लिखते। नहीं 1 इंटू 1 तो बहुत काम में आएगी अपने। हाँ ये हो गया नहीं यहाँ तक, कर ले। ये किसी को कोई डाउट है क्या आता? नहीं ना, समझ में आ रहा है ना सबको? ये हो गया यहाँ तक, कर ले सबने। चलो देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होती है, देखो ध्यान देना। देखो नाम से ही पता चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन, समझ में आ रहा है ना। जैसे अपन ने क्या किया कि किसी मॉलिक्यूल पर किसी ग्रुप एलिमेंट को अप्लाई किया। ग्रुप एलिमेंट जानते हो ना, जैसे आइडेंटिटी हो गया, है ना, रिफ्लेक्शन प्लेन, ठीक है ना, इसी तरह से रोटेशन एक्सिस हो गया। मतलब कोई अपन क्या प्रोसेस अप्लाई करे, प्रोसेस मतलब ग्रुप एलिमेंट या सिमेट्री ऑपरेशन अप्लाई करे और उसकी एक मैट्रिक्स बना दे तो उसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है ना। मतलब एक ग्रुप एलिमेंट का एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। ग्रुप एलिमेंट का क्या है? मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। समझ में आ रहा है ना। तो देखो मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट, देखो मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। समझ में आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, डेट इज ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स is the matrix of group element, matrix of group element और symmetry operations, समझ में है ना। मैट्रिक्स ऑफ ग्रुप एलिमेंट और सिमेट्री ऑपरेशंस। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स क्या होती है? जो ग्रुप एलिमेंट होते हैं, सिमेट्री ऑपरेशंस होते हैं, उनकी मैट्रिक्स होती है। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है नहीं? या मैं यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट की भी बात कर सकता हूँ। अब देखो जैसे अपन सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल्स लेते हैं, आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखो एग्जाम्पल्स, देखो सबसे पहले अपन बात करें मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है ना। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन करना है। देखो कैसे करोगे, इधर देखो, सब इधर देख लो, लिख लेना बाद में। जैसे अपन बात करें एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, इस पर आपने आइडेंटिटी अप्लाई किया। आइडेंटिटी अप्लाई करने पर क्या परिवर्तन होगा? कोई चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी में तो आइडेंटिकल मिलेगा, मतलब एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड ही मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखो एक्स वाई जेड, है ना। कंफ्यूज हो तो आप क्या करो कि आइडेंटिटी मतलब C1, आप मॉलिक्यूल को 360 पर घुमाओ। जब पूरा एक साइकिल घुमा दोगे आप 360 पर, तो जैसा था वैसा ही आ गया, मतलब वैसा ही क्या वही आ गया आइडेंटिकल। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेट x था वो वापस घूमकर x हो गया, जो y था वापस घूमकर y हो गया, जो z था वो भी z ही रहेगा।
समझ में आ रहा है ना। अब आप मैट्रिक्स कैसे बनाओगे, इधर देखो आपको करना क्या है, जैसे इसको मैं यू लिख रहा हूं, इधर देख लो, एक बार पूरा बताऊंगा फिर डायरेक्ट अपन अप्लाई करेंगे, इसलिए अच्छे से समझ लेना। देखो जैसे ये केस, इसको मैं यू लिख रहा हूं, एक्स वाई और जेड। आपने यहाँ पर क्या अप्लाई किया, आइडेंटिटी किया, नहीं किया। अब देखो एक्स में क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर लिखोगे +1 एक्स। समझ में आ रहा है। वाई में क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, तो +1 वाई। जेड में क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो यहाँ पर +1 जेड। अब देखो अगर मान लो ये अप्लाई करने से x की जगह -x आ जाता, y की जगह सपोज करो -y आ गया, या z की जगह कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो देखो एक्चुअली क्या है कि जैसे आपने ये अप्लाई किया, मान लो थोड़ी देर के लिए अप्लाई करने पर x चेंज हो गया, x -x में कन्वर्ट हो गया, तो फिर यहाँ पर -1 आएगा। मान लो कि y -y में कन्वर्ट हो गया, तो -y आएगा। मान लो z में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो फिर +1 आ जाएगा। अभी किसी में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, इसलिए सभी के आगे अपन ने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया। समझ में आ रहा है ना। प्लस को लिखने की जरूरत नहीं होती, अपन अभी कुछ मत लिखना, बाद में लिख लेना। प्लस के स्थान पर अपन डायरेक्ट 1 1 1 यू लिख सकते, लेकिन अगर माइनस होता, डायरेक्शन चेंज हो जाते, तो फिर माइनस को तो आपको बताना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसी को आप किस प्रकार से मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन दोगे, बताओगे इसका, तो देखो आपको क्या करना है, इधर देखो आप, जैसे ये एक्स वाई जेड, समझ में आ रहा है ना। देखो ये एक्स वाई और जेड, क्लियर है यहां तक, ठीक है ना। ये अब देखो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप। सबसे पहले देखो कि जब आइडेंटिटी आपने अप्लाई करी, तो एक्स में क्या चेंज हुआ, कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। तो देखो आप करोगे एक्स के सामने और एक्स के नीचे 1 लिखोगे। समझना मैंने क्या बोला, एक्स में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो आप क्या करोगे, एक्स के सामने और एक्स के नीचे 1 लिखोगे। समझ में आ रहा है, 1 आ गया, बाकी जगह पर 0 कर दो। कोई डाउट है क्या। फिर देखो y में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ नहीं हुआ ना, तो आप करोगे, देखो y के सामने और y के नीचे, मतलब यहाँ पर 1 लिखोगे, बाकी जगह पर क्या लिखोगे, 0। समझ में आ रहा है। तो देखो y के सामने हो गया, y के सामने और y के नीचे 1 हो गया। अब देखो z में क्या परिवर्तन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब z के कुछ भी नहीं हुआ ना, तो z के सामने और z के नीचे या 1 लिखोगे, बाकी जगह पर क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। देखो ये मैट्रिक्स बन गया, लेकिन ध्यान देना मैट्रिक्स में x y z इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, ये केवल अपन ने समझने के हिसाब से लिखा है। इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो केवल ये होगा, देखो आइडेंटिटी की मैट्रिक्स हो गई भाई, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आइडेंटिटी की मैट्रिक्स होगी। ये नहीं है, ये तो अपन ने समझने के हिसाब से लिखा है। मैट्रिक्स क्या है, ये है। अब इसका मतलब क्या है, मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। समझ में आ रहा है ना। पहले कुछ एक आध और देख लेते हैं, फिर आप बना कर देखना। ये कर रखा है ना, कोई डाउट है कि यहां तक नहीं समझ में आ रहा है इन सबको। ये देखो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सबके अपन को क्या बनानी है, मैट्रिक्स बनाने है, क्योंकि सभी की मैट्रिक्स अपने आगे काम में आने वाली है। समझ में आ रहा है ना। तो देखो जैसे सपोज करो अपन को प्लेन की मैट्रिक्स बनानी है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिक्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैट्रिक्स ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री की क्या बनानी है अपन को, मैट्रिक्स बनानी। अब देखो प्लेन तो भाई अलग अलग है ना, सिग्मा एक्स वाई ले लो, सिग्मा वाई जेड ले लो, सिग्मा एक्स जेड ले लो, है या नहीं। तो सबसे पहले अपन बात करें, जैसे यहाँ पर ये एक्स वाई और जेड हो गया। अब यहाँ पर लगाया अपने जैसे सिग्मा एक्स वाई ले लेते हैं। देखो सिग्मा एक्स वाई प्लेन जब आप अप्लाई करोगे तो ये इसका डायमेंशन 2 होता है, प्लेन का 2 डायमेंशन है, तो एक्स और वाई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। क्या चेंज होगा, जेड किस में चेंज होगा, माइनस में, माइनस जेड में। तो देखो एक्स वाई चेंज नहीं होगा, एक्स के स्थान पर एक्स ही रहेगा, वाई के स्थान पर वाई रहेगा, लेकिन जेड चेंज हो जाएगा ना, जेड के स्थान पर माइनस जेड। अब इसको तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं, अपन ने कर रखा है अच्छे से। समझ में आ रहा है ना।
अब आपको इसकी मैट्रिक्स बनानी है। देखो अब तो डायरेक्ट ही बता दो ना, समझ में आ गया होगा करना क्या होता है। तो देखो यू समझना, एक्स में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ ना, तो देखो यू हो गया एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, ठीक है ना। आपको बनाना है सिग्मा एक्स वाई की मैट्रिक्स। तो देखो एक्स वाई जेड यू भी रहेगा और यू भी रहेगा। तो देखो सबसे पहले एक्स के सामने एक्स के नीचे 1, बाकी जगह पर 0 हो गया। फिर देखो वाई में कोई परिवर्तन हुआ क्या, नहीं हुआ, तो वाई के सामने और वाई के नीचे 1, बाकी जगह पर 0। फिर जेड में परिवर्तन हुआ, जेड माइनस जेड में कन्वर्ट हो गया, तो जेड के सामने जेड के नीचे -1। तो देखो जेड के सामने और जेड के नीचे -1, बाकी जगह पर 0। ये मैट्रिक्स बन गई किसकी, सिग्मा एक्स वाई की। अब इसी तरह से अब आपको तरीका पता चल गया ना, आपको मैट्रिक्स बनानी है। देखो ये सिग्मा एक्स वाई की हो गई, इसी तरह से आपको सिग्मा वाई जेड की मैट्रिक्स बनानी है, आपको सिग्मा एक्स जेड की मैट्रिक्स बनानी है, एक्स जेड की। अब देखो तरीका तो आपको मिल ही गया ना, मिल गया ना। तो देखो आप मैट्रिक्स बनाओ किस किस की, सिग्मा वाई जेड की, सिग्मा एक्स जेड की। आप मैट्रिक्स बनाओ सेंटर ऑफ सिमेट्री आई की, आप मैट्रिक्स बनाओ C2 जेड C2 एक्स C2 वाई की। समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से आप मैट्रिक्स बनाओ, जैसे यहाँ पर, चलो इनको देख लो आप एक बार, उसके बाद फिर बाकी भी बात करते हैं। चलो बनाओ इनकी मैट्रिक्स जल्दी से। हाँ कर ले बेटा सबने, हाँ बना ले मैट्रिक्स इनके, बना ले। चलो मैच कर लेना एक बार। अब देखो सबसे पहले अपन बात करें किसकी, सिग्मा वाई जेड मैट्रिक्स की। तो देखो ये एक्स वाई जेड, अब आपने अप्लाई किया सिग्मा वाई जेड, क्या परिवर्तित, क्या किस में परिवर्तन नहीं होगा, वाई जेड में। वाई जेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन एक्स किस में, -x में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, -x। देखो वाई में कोई चेंज नहीं होगा, जेड में कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, लेकिन अब इसकी मैट्रिक्स बनानी है ना। तो देखो सिग्मा वाई जेड की मैट्रिक्स बनानी है। देखो x के सामने x के नीचे -1 आएगा, ठीक है ना, बाकी जगह पर 0। देखो y के सामने y के नीचे +1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 0 1 0। z के सामने z के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 0 0 1। ये मैट्रिक्स बन गया। कोई डाउट है क्या किसी को, नहीं समझ में आ रहा है। फिर अपन बात करें किसकी, सिग्मा एक्स जेड की। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो एक्स वाई जेड, सिग्मा एक्स जेड अप्लाई कर रहे हो, क्या चेंज नहीं होगा, एक्स और जेड वाई माइनस वाई में कन्वर्ट होगा। तो देख एक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वाई माइनस वाई में कन्वर्ट होगा, जेड में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसकी मैट्रिक्स बनानी है सिग्मा एक्स जेड की। तो क्या होगी, देख एक्स के सामने एक्स के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0। y के सामने y के नीचे -1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 1 -1 0। z के सामने z के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 0 0 1। ये मैट्रिक्स होगा इसकी। समझ में आ रहा है। अब इसी तरह से अपन को सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स बनानी है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बनानी है, और बाकी फिर अपन इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स भी बनाएंगे। ये लिख रखा है नहीं यहाँ का, इधर वाला लिख रखा है कंप्लीट है। देख इधर देखना, देखा मैट्रिक्स ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, मैट्रिक्स ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री आई। सेंटर ऑफ सिमेट्री को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब इन्वर्जन होता है ना। अब आपको एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट पर आई अप्लाई करना है, ठीक है ना। आई अप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, देखो एक्स माइनस एक्स में कन्वर्ट होगा, y माइनस वाई में कन्वर्ट होगा, z माइनस जेड में कन्वर्ट होगा, होगा नहीं होगा, यही होगा ना। तो x माइनस एक्स में, y माइनस वाई में, z माइनस जेड में कन्वर्ट होगा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, आप समझना इसमें। देखो आपको सेंटर ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो x के सामने x के नीचे -1, बाकी जगह पर 0। y के सामने y के नीचे -1, बाकी जगह पर 0, तो 0 -1 0। z के सामने z के नीचे -1, बाकी जगह पर 0, तो 0 0 -1। ये मैट्रिक्स हो गई। कोई डाउट है क्या, नहीं। फिर देखते हैं, देखो मैट्रिक्स ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो मैट्रिक्स ऑफ C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो इसकी मैट्रिक्स हमें बनानी है।
ठीक है ना। तो जो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स बनानी थी, यहाँ पर 3 केस बनाएंगे अपन। जैसे सबसे पहले लेते हैं C2Z। Z एक्सिस के लोग आपने C2 लगाया। देखो C2 का डायमेंशन कितना होता है, 1 डायमेंशन होता है ना। जिस एक्सिस के लोग आप लगाओगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, परंतु बाकी 2 एक्सिस चेंज हो जाएंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर समझना, इसके डायमेंशन की बात करें 1 डायमेंशन है, 1 कोऑर्डिनेट अनअफेक्टेड है, बाकी 2 चेंज होंगे। जैसे x y z पर आपने लगाया C2Z, z चेंज नहीं होगा, x माइनस एक्स में y माइनस वाई में जाएगा, z में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देख x के स्थान पर माइनस एक्स, y के स्थान पर -1, z में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसकी मैट्रिक्स बनानी है तो देखो C2Z मैट्रिक्स बना दे। x के सामने x के नीचे -1, बाकी जगह पर 0, y के सामने y के नीचे -1, बाकी जगह पर 0। तो देखो 0 -1 0, z के सामने z के नीचे 1 होगा, बाकी जगह पर 0। तो 0 0 1, कोई डाउट है क्या? नहीं। इसी तरह से अपन यहाँ पर देखो बात करें इसकी C2x, इसकी मैट्रिक्स बनानी C2x की। तो देखो यहाँ पर x y z, अब आप क्या अप्लाई करोगे C2x, तो x तो चेंज नहीं होगा ना, लेकिन y माइनस वाई में z माइनस z में जाएगा, तो y माइनस वाई में z माइनस z में चला जाएगा। कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना। इसकी मैट्रिक्स बना दे। तो देखो यहाँ पर C2x, इसकी मैट्रिक्स देखो x के सामने x के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0, y के सामने y के नीचे -1 आएगा, बाकी जगह पर 0। तो 0 -1 0, z के सामने z के नीचे -1, बाकी जगह पर 0। तो देखो यहाँ पर होगा 0 0 -1। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो C2Z हो गया, C2X हो गया, कौन सा बचा C2Y। ये बना रखा है बेटा, सबने बना रखा है ना। तो देखो C2Y की मैट्रिक्स भी बनाकर देख लेते हैं। देखो C2Y की मैट्रिक्स इधर देखो सभी, जैसे ये हो गया C2Y। अब देखो C2Y अप्लाई करो आप XY कोऑर्डिनेट पर, तो X Y Z यहाँ पर अप्लाई करना है C2Y। देखो C2Y अप्लाई करोगे तो y एक्सिस के लोग अप्लाई कर रहे हो ना, तो x और z में परिवर्तन होगा, y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो x तो हो जाएगा -x, x तो हो गया भाई -x, y में कोई परिवर्तन नहीं होगा, z हो जाएगा -z। तो x -x में z -z में जाएगा, y में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब आपको C2Y की मैट्रिक्स बनानी है, ठीक है ना। तो देखो x के सामने x के नीचे -1, तो -1 0 0, समझ में आ रहा है यहाँ तक, -1 0 0, ठीक है ना। y में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो y के सामने y के नीचे 1 आएगा, तो 0 1 0, z माइनस z में कन्वर्ट हुआ है, तो 0 0 -1। ये इसकी मैट्रिक्स हो गई। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो ये तो हो गए C2 का, लेकिन एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या C2 ही होती है? C3 भी हो सकते, C4 भी हो सकते, कुल मिला CN हो सकते हो, कुछ भी हो सकती है। CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री C2 C3 C4 C5 कुछ भी हो सकती है। समझ में आ रहा है ना। तो अपन बात करें एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसमें C2 भी आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। तो देखो सॉरी इसकी मैट्रिक्स ऑफ CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो हेडिंग लाना, मैट्रिक्स ऑफ CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मैट्रिक्स ऑफ CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो CN एक्सिस, देखो n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गई, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो n फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, जो थीटा होता है वो कितना होता है 360 डिग्री, 360 बाई n। देखो यहाँ पर जो भी n है ना, उससे आप 360 को डिवाइड कर दो, थीटा आ जाएगा। जैसे अपन बात करें, सपोज करो यहाँ पर ले लिया, जैसे C2 एक्सिस है, तो आपको थीटा चाहिए, तो आप क्या करोगे, देखो थीटा इक्वल 360 बाई 2 इक्वल 180 डिग्री, ठीक है ना। मान लो C3 एक्सिस है, आपको थीटा चाहिए, तो थीटा इक्वल क्या करोगे आप, देखो 360 बाई कितना 3 है ना, तो 3 इक्वल 120 डिग्री। इस तरह से और भी हो सकता है एटसेट्रा ना। ये सब अपन ने पढ़ भी रखा है, पहले ये कर लिया, नहीं चला कर रखा है नहीं, कोई डाउट है क्या तक? नहीं समझ में आ रहा है सबको?
अब ध्यान देना, आप समझ रहे हैं इसमें, देखो सी एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए जो मैट्रिक्स बनती है वो मैट्रिक्स क्या होती है, देखो कॉस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स अभी मैं सी एन जेड के लिए बना रहा हूं। किसके लिए बना रहा हूं? सी एन जेड के लिए, जेड एक्सिस के लिए। तो देखो ध्यान देना, अब आप में थोड़ा सा यूज सोच सकते हो आप कि सी एन जेड के लिए बनाएंगे तो वन यहाँ पर क्यों आएगा। देखो जेड एक्सिस के लोग आप एक्सिस अप्लाई कर रहे हो ना, जेड एक्सिस पर एक्सिस लगाओगे, जेड एक्सिस के लोग मॉलिक्यूल को रोटेट करोगे तो जेड में तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या हुआ, जेड के सामने एक्स वाई जेड, जेड के सामने एक्स वाई जेड, जेड के नीचे वन होगा, जेड के सामने और जेड के नीचे 1 होगा, बाकी जगह पर 0 आ गया। और बाकी जो बची हुई है ना पोजीशन, देखो x के सामने सॉरी जेड के सामने जेड के नीचे 1, बाकी जगह पर 0। तो यहां पर देखो 0 0 यहां भी आ गया, 0 0 यहां भी आ गया, यहां पर केवल 1 है। समझ में आ रहा है ना। अब देखो जैसे सपोज करो सी एन वाई के लिए आपको बनाना है, सी एन एक्स ले लो पहले, सी एन एक्स, इसके लिए मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो x में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं, इसका मतलब x के सामने और x के नीचे 1 होगा और बाकी जगह पर 0 होगा। तो देखो x y z, तो x के सामने x y z और x के नीचे 1, तो बाकी जगह पर 0। x के सामने हो गया, x के नीचे हो गया 1, बाकी जगह पर 0, तो यहाँ पे 0 0। ये हो गया अपना काम। अब कितनी पोजीशन बची? 4 पोजीशन बची, 2 2 4, चारों पर उठाकर इसको पूरे पार्ट को नीचे रख दो। समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये cos थीटा, समझ में आ रहा है, साइन थीटा, थोड़ा दूर दूर बना देता हूँ इसको ना, 0 और 0 यहाँ पर, ठीक है, और 0। तो यहाँ पर देखिए cos थीटा साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पर माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये इसकी मैट्रिक्स हो गई भाई। किसकी हो गई मैट्रिक्स? सी एन एक्स की। समझ में आ रहा है सबको? ये कर रखा है बेटा सबने, इधर वाले देखो कर रखा है, नहीं कोई डाउट है क्या तक? नहीं है ना। देखो ध्यान देना, समझना। अपन बात करें अब जैसे सी एन वाई की, सी एन वाई इसकी मैट्रिक्स बनानी है, इधर देख लो, लिख लेना बाद में। देखो सी एन वाई की मैट्रिक्स बनानी है तो देखो वाई में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा। तो वाई के सामने और y के नीचे कितना लिखोगे? 1 लिखोगे ना। तो देखो x y z, y के सामने बीच में और x y z, y के नीचे 1, बीच में 1 आएगा। तो इसका मतलब इसके इधर और इधर 0 होगा, नहीं होगा? तो 0 1 0, इसके ऊपर नीचे भी 0, तो 0 0। अब कितनी पोजीशन बची? 4 पोजीशन। 4 पोजीशन पे क्या रखोगे? ये रखोगे। कैसे रखोगे? जैसे यहाँ रखा है ना, उठाकर सीधा यहाँ रख दो। जब पोजीशन बची, कुछ भी चेंज नहीं करना। cos थीटा, cos थीटा, देखो sin थीटा, sin थीटा माइनस sin थीटा, समझ में आ रहा है? cos थीटा। अब मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा, समझ में आ गया? क्लियर है यहां तक? ठीक है ना। अब देखो थीटा की अगर बात करें अपन, देखो ध्यान देना, साइन 0 डिग्री इक्वल, सबको पता है 0 होता है, ठीक है ना। साइन 90 डिग्री इक्वल, साइन 0 0, 90 डिग्री इक्वल 1, और साइन 180 डिग्री इक्वल 0 होता है, ठीक है ना। देखो cos 0 डिग्री इक्वल 1 होता है, cos 90 डिग्री इक्वल 0 होता है, और cos 180 डिग्री इक्वल -1 होता है। समझ में आ रहा है ना। यहाँ पर मैं 2 वेरिएबल लिख देता हूँ cos के, जैसे cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री, देखो cos 60 डिग्री ले लेता हूँ पहले, इक्वल 1/2 होता है, और cos 120 डिग्री इक्वल -1/2 होता है, ठीक है ना। बेसिकली देखो साइन थीटा की वैल्यू आपको काम में नहीं आने वाली। यहाँ पर जो वैल्यू काम में आएगी ना आपके, बेसिकली वो किसकी आएगी?
cos थीटा की आएगी, इसलिए मैंने cos थीटा के बाकी ये वैल्यू भी लिखा दिया यहाँ पर। कोई डाउट है क्या आता है? नहीं समझ में आ रहा है सबको? ठीक है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को यहाँ तक? अब देखो ये तो हो गया भाई केस अपने इसका CN(y) का, और ये हो गया CN(x) का, और ये हो गया CN(z) का। देखो एक कोई किसी भी एग्जांपल के तो इसको देखते हैं अपन। जैसे बात करें C2Z, इसकी मैट्रिक्स हमें बनानी है। किसकी मैट्रिक्स बनानी है? C2Z की। अब देखो C2 है, इसका मतलब थीटा इक्वल कितना होगा? 360/2 इक्वल 180 डिग्री। ये समझ में आ गया? अब देखो अपन को यहां पर जरूरत पड़ेगी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू लिखी हुई है। देखो कोसाइन 180 डिग्री इक्वल कितना है? 0। cos 180 डिग्री इक्वल कितना है? -1। समझ में आ रहा है ना? अब देखो आप CN(z) की मैट्रिक्स देखो, ये रही CN(z) की मैट्रिक्स ये रही, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पर C2Z की बनानी है ना मुझे, तो देखो क्या करूंगा, cos यहाँ पर थीटा की वैल्यू अपन को पता है 180, cos 180 की वैल्यू -1 है, sin 180 की वैल्यू 0 है। तो देखो ध्यान देना, cos थीटा की जगह 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू कितनी है? -1। तो यहाँ पर -1 लिखूंगा। sin 180 की वैल्यू कितनी है? 0। यहाँ पर 0 रखूंगा, यहाँ 0 है इसे, तो क्या होगा? -1 0 0 होगा, नहीं होगा? -1 0 0। कोई डाउट है क्या? फिर आप ध्यान देना, देखो sin 180 की वैल्यू 0, तो ये 0 आ गया, माइनस है तो 0 ही रह गया। cos 180 की वैल्यू -1, तो यहाँ -1 आएगा और 0, तो यहाँ पर क्या 0 -1 0, तो देखो 0 -1 0। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? फिर बात करें अपन किसकी, नीचे कुछ है ही नहीं भाई, 0 0 1, जैसा ही वैसा ही लिख दो, 0 0 1। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर है? देखो C2Z की जो मैट्रिक्स हमने बनाई थी वो यही तो थी, देखो। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझना था अपन को। बाकी अब देखो, अभी एंगल का कोई इश्यू रहा ही नहीं। एंगल का इश्यू है क्या? हुआ नहीं है। अगर मान लो आपको सपोज करो C6 की मैट्रिक्स बनानी है, C6, तो क्या फर्क पड़ता है? 360/6, थीटा की वैल्यू 60 आ गई, तो यहां पर cos 60 sin 60 की वैल्यू देखकर रख दो, जो भी होगा। अच्छा कुछ भी आ जाए, थीटा इक्वल 72 आ गया, जिस वाले C5 आ गया, C5 आ गया, तो वहां पर थीटा की वैल्यू कितना? 360/5 इक्वल 72। cos 72 देख लो, आप देख सकते हो, जरूरी थोड़ी थीटा की वैल्यू। और जब अजीबोगरीब इस तरह से वैल्यू आएगी ना, तो अपन याद थोड़ी रखेंगे, ब्रैकेट में क्वेश्चन में दे देते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू होते हैं ना, वो उनको नहीं दिया जाता, और बाकी नॉर्मल जो अदर वैल्यू होती है वो दे दी जाती है, वो क्वेश्चन में ही दे देता है। क्योंकि जिसे आपसे पूछा जाए कि sin 35 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, आप क्या कोई भी याद नहीं रखे? कौन याद रखेगा उसको, फालतू की चीजों को? समझ में आ रहा है ना? ऐसी वैल्यू क्या होती है, फिर गिवन होती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर यूं नहीं सिखाया जाता कि बच्चा हर चीज को रटे, सबको थोड़ी रट सकते हो। हाँ, आप अप्रोच कर पाते हो नहीं पाते, उसका सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए ऐसी वैल्यू क्या है, ऑलरेडी क्वेश्चंस में दी जाती है, साथ में दे देते हैं ब्रैकेट में। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? जैसे मान लो C4 के लिए मैट्रिक्स बनानी है, तो थीटा इक्वल कितना होगा? 90 डिग्री। जैसे एक देख लेते हैं, सपोज करो अपन को C4Y के लिए मैट्रिक्स बनानी, किसकी बनानी है? C4Y। अब देखो भाई C4Y, तो थीटा इक्वल, यहाँ तो अपन को पता है कि थीटा इक्वल 180 है। इसमें देखो थीटा इक्वल कितना है? 360 थीटा की वैल्यू 4, तो 360/4 इक्वल 90 डिग्री है या नहीं? देखो sin 90 की वैल्यू, sin 90 की वैल्यू कितनी भाई? 1, sin 90 की वैल्यू 1, और cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। ये समझ में आ गया है ना? sin 90 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू कितनी है? 0। आपको मैट्रिक्स किसकी बनानी है? C4Y की। तो देखो C4Y, y एक्सिस के अलॉन्ग देखो अपने मैट्रिक्स बनाए थे ना, कहाँ गई? ये रही।
अब देखो cos 90 के स्थान पर कितना रखोगे? 0, तो यहाँ पर 0, समझ में आ रहा है? यहाँ 0 है ही सही। sin 90 के स्थान पर कितना रखोगे? 1 हो गया। फिर देखो यहाँ पर 0 1 0, बीच में कुछ परिवर्तन करना ही नहीं, 0 1 0। फिर यहाँ नीचे देखो sin 90 के स्थान पर कितना? sin थीटा है ना, sin 90 के स्थान पर 1 रखोगे और आगे क्या है? माइनस, तो -1 होगा, नहीं होगा? ये -1, समझ में आ रहा है? फिर यहाँ 0 है, cos 90 के स्थान पर 0, देखिए मैट्रिक्स हो गए। अब इसमें परिवर्तन हुआ है, देखो आप अभी तक जो मैट्रिक्स बना रहे थे ना उसमें यू आ रहा था, यू देखो यहाँ पर देखो। कोई डाउट है क्या? नहीं ना, तो एंगल से क्या फर्क पड़ता है? जो एंगल है वो आप बना दो इसको। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा कि आपको मैट्रिक्स कैसे बनानी है। ये हो गई किसकी? एक्सिस ऑफ सिमेट्री की। अब इसी तरह से अपन को इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स बनानी है। चलो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री की मैट्रिक्स बनाओ, देखो सभी कैसे बनते हैं, बनाओ। ये हो गया नहीं यहाँ तक, ये कर ले सबने, ठीक है ना? देखो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन का ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनानी है। इधर देखो सभी, ये तो कर लिया नोट कंप्लीट। देखिए इधर ध्यान देना, समझना। देखो मैट्रिक्स ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, समझ में आ रहा है ना? इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन से मतलब SN हो गया। इसका आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन देखना है, समझ में आ रहा है? अब एक बात ध्यान देना, आप देखो जैसे अपन नॉर्मल किसी के भी केस की बात करें तो CN का मतलब क्या है? CN इक्वल, सॉरी SN का मतलब क्या है? SN इक्वल CN परपेंडिकुलर सिग्मा, यही होगा ना? एग्जाम्पल यहाँ पर अपन देखते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे SN Z ले लिया तो इसका मतलब CN Z परपेंडिकुलर सिग्मा XY, यही होगा। अगर यहाँ पर अपन बात करें, देखो SNY ले लिया तो इसका मतलब है CNY, और परपेंडिकुलर सिग्मा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर देखो सिग्मा XY हो गया, अपने आप ही परपेंडिकुलर हो गया जेड के। यहाँ पर देखो y एक्सिस आगे इसके परपेंडिकुलर लेना है तो सिग्मा XZ होगा। यहाँ पर जैसे अपन SN Z की बात करें तो यहाँ पर Z हो गया ना, X ले लो ना। SN X की बात करो तो CN X, अब इसके परपेंडिकुलर लेना है तो सिग्मा YZ होगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब एक बात ध्यान देना, देखो समझना, जब अपन CN की बात करते हैं, जैसे मान लो CN Z लगाया आपने, तो Z एक्सिस में कोई परिवर्तन होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन XY चेंज होगा। जब आपने लगाया XY तो XY चेंज होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन Z चेंज होगा। कुछ समझ में आ रहा है? देखो इधर, इसको समझने के लिए मैं S2 का केस ले लेता हूँ। S2 का मतलब क्या होगा? S2Z ले लो, S2Z मतलब C2Z और सिग्मा XY, ये होगा नहीं होगा? अपन को पता है इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री है, लेकिन अपन को क्या देखना है? एक तरीका। अब देखो इसको जब अप्लाई करूंगा तो क्या होगा? जैसे X, Y और Z, इस कोऑर्डिनेट पे सबसे पहले क्या लगाओ? सिग्मा XY लगा दो। देखो ये सिग्मा XY लगा दिया यहाँ पर, सिग्मा XY लगाने से X और Y चेंज नहीं होगा, तो X का X रहेगा, Y का Y रहेगा, लेकिन Z चेंज होगा, -Z। Z किस में कन्वर्ट हो गया? -Z, ये हो गया। फिर अपन ने यहाँ पर अप्लाई किया C2Z। देखो जब C2Z आप अप्लाई करोगे तो Z चेंज होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन XY चेंज हो जाएगा। तो देखो X से -X हो जाएगा, Y से -Y हो जाएगा, लेकिन Z में कोई चेंज नहीं होगा। -Z है तो -Z ही रहेगा। ये समझ में आया नहीं आया? अब यहाँ पर देखो, जब आपने ये पूरा लगाया कंप्लीट, मतलब S2Z आपने लगाया, तो S2Z लगाते ही क्या हुआ? देखो X भी चेंज हो गया, Y भी चेंज हो गया, Z भी चेंज हो गया। हो रहा है नहीं हो रहा? S2Z मतलब ये हो गया ना, C2Z सिग्मा XY। जब आपने ये लगाया तो तीनों एक्सिस चेंज हो गए।
कहने का मतलब था कि जब अपन केवल Cn का बना रहे थे तो ये था Cn की मैट्रिक्स ये। यहां पर देखो, यहां पर जेड एक्सिस चेंज नहीं हो रहा इसलिए 1 आ रहा है, लेकिन जब आप Sn का लगाओगे तो जो जेड चेंज नहीं हो रहा था वो भी चेंज हो गया। जैसे ये समझो आप, अगर मुझे केवल यहां पर C2 ही लगानी है तो देखो यहां पर x y z आपने लगाया C2z। देखो जब C2z अपन लगा रहे हैं तो x चेंज नहीं हुआ, y चेंज नहीं हुआ, और सॉरी x और y चेंज होगा -x, y चेंज होगा -y, z में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब आप यहाँ पर लगाओ क्या x y z, इस पर आपने लगाया Sn z, तो यहाँ पर तीनों ही चेंज हो गए। तो देखो -x -y -z हो ही नहीं हुए, तो दोनों में परिवर्तन कुछ नजर आ रहा है, केवल z का है, बाकी तो सेम है। तो z पर यहां पर +1 आएगा तो यहां पर -1 है इन केस में, बाकी सब सेम है। x और y कोऑर्डिनेट तो सेम आ रहे हैं ना, इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पर cos थीटा sin थीटा ये आ रहा है ना, ये xy के रेस्पेक्ट में, ये जो यहाँ पर है वो z के रेस्पेक्ट में इस केस में। तो कुल मिलाकर जहां पर 1 है ना वहां पर -1 होगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जब आप Sn के लिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करोगे तो आपको कोई चेंज नहीं करना, मैट्रिक्स वही होगी जो Cn की होती है। अंतर क्या होगा, जहां पर आपने 1 लिखा है केवल वहां पर -1 होगा और कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? अब देखो समझना, ये लिख रखा है बेटा सामने, कोई डाउट तो नहीं आता? देखो इधर देखो सभी, इधर देख लो, लिख लेना बाद में। जैसे यहाँ पर आप बात करो मैं Sn की मैट्रिक्स बनानी है तो देखो Cn की बनाओ, आप Sn की मत बनाओ, Cn की बना दे। तो देखो cos थीटा sin थीटा और 0 हो गए। फिर बनाओ -sin थीटा, फिर cos थीटा और 0, फिर क्या है 0 0 1 0 0 1। लेकिन ये मैट्रिक्स किसकी है? ये तो Cn की है। आपको Cn की थोड़ी बनानी है, आपको तो Sn की बनानी है। तो केवल क्या अंतर होगा, ये तो हो गया ना cos sin 0 -sin cos 0 0 0 1, ये Cn की मैट्रिक्स है, ये वाली बनाइए हो। तो जब आप Sn की मैट्रिक्स बनाओगे तो केवल क्या होगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, जो z चेंज नहीं हो रहा था वो चेंज होगा। तो 1 के स्थान पर केवल क्या लिखना है, -1। ये Sn की मैट्रिक्स हो गई। समझ में आ रहा है? अब देखो दूसरा तरीका क्या होता है कि देखो यहाँ पर क्या होता है कि 2 मैट्रिक्स आपने बनाई, कौन कौन सी? जैसे ये है, ये आपने एक तो मैट्रिक्स बना दी किसकी, ये मान लो z वाला, एक तो मैट्रिक्स बना दिया आपने सिग्मा xy की। समझ में आ रहा है ना? एक मैट्रिक्स बना दी Cn की और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? दोनों को मल्टीप्लाई करते ही अपने आप इसकी मैट्रिक्स बन जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। भाई मैट्रिक्स के रूल अलग होते हैं, नॉर्मल ऐसे नहीं होते कि 2 × 3 इस तरह से कुछ कर दिया। मैट्रिक्स के पूरे रूल है अलग है, उनके एडिशन के रूल अलग है, सब्सट्रैक्शन के रूल अलग है, मल्टीप्लिकेशन के रूल अलग है, ठीक है ना? डिवाइड करने के रूल अलग है, सब कुछ अलग है। अपन को मैट्रिक्स नहीं पढ़नी है, उस मैथमेटिक्स से कोई मतलब नहीं है, अपन को केवल उतनी का आनी चाहिए जो अपने काम में आती है, ठीक है ना? इसलिए मैंने डायरेक्ट ही यहाँ पर इस रिलेशन की तरह आपको एक्सप्लेन कर दिया। अदरवाइज तरीका क्या होता है, तरीका ये होता है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, तो आपको दोनों की मैट्रिक्स बनाकर उसको मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन अपन को उसके लिए अलग से मल्टीप्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा और वो आगे अपने कई काम में आने वाला नहीं है, तो फिर फायदा क्या है? समझ में आ रहा है ना? इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा। अभी मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ये, कोई डाउट है क्या? नहीं ना? अब देखो जैसे मान लो आपको Sny का बनाना है, x का बनाना है, तो भाई अब तो समझ में आ ही गया। x देखो यहाँ पर जब Sn का बनाए ना, तो जहां z था ना वहां -1 है, मतलब z के सामने z के नीचे -1। तो जब आप Sn x का बनाओगे तो x के सामने x के नीचे -1 आएगा, तो यहाँ पर x के सामने x के नीचे -1, बाकी जगह पर 0, बाकी जगह पर 0।
देखो ये 0, ये समझ में आ गया। अब जहां पर जो भी बचा है ना उस पर उठाकर सीधा आप इसको रख दो, समझ में आ रहा है। तो देखो ये cos थीटा sin थीटा है ना, sin थीटा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा, सॉरी माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये इसके मैट्रिक्स हो गए भाई, ये इसकी मैट्रिक्स हो गए। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट किसी को नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट है जैसे एस एन वाई की बात करें। देखो यहां पर क्या करना है, y के सामने y के नीचे -1, बाकी जगह पर 0। तो देखो y के सामने y के नीचे -1 कर दो, बाकी जगह पर 0। तो देखो y के सामने y के नीचे -1, बाकी जगह पर 0, तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और जो 4 पोजीशन बची है उस पर इन सबको आप उठाकर रख दो, समझ में आ रहा है ना। देखो यहाँ पर cos थीटा, देखो sin थीटा, यहाँ पर माइनस sin थीटा और cos थीटा, ये यहाँ पर हो गए, ये इसके मैट्रिक्स हो गए। अब बताओ भाई क्या फर्क पड़ता है, Cn x की, आप Cn की मैट्रिक्स अपने सीख ली, तो Sn की भी हो गई। केवल क्या करना है, जहां पर 1 है वहां पर -1 करना है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रहा है ना। अब बना सकते हो किसी की भी मैट्रिक्स, ठीक है ना। यहां पर एक का देख लेते हैं, जैसे इधर देख लो, सपोज करो अपन को SnZ की मैट्रिक्स बनानी है, S4Z की मैट्रिक्स बनानी है। तो देखो S4Z की मैट्रिक्स बनानी है तो क्या होगा, ध्यान देना, थीटा की वैल्यू कितनी हो गया, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो गया ना, 360/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री है या नहीं है। अब देखो cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 0 है। अब देखो यहाँ पर माइनस sin 90 की वैल्यू कितनी है, 1 है या नहीं, तो 1 आगे माइनस है तो -1 cos 90 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर कितना है, sin 90 की वैल्यू 1 होगी, ये वो ठीक है, यहाँ पर कितना है 0, समझ में आ रहा है। 0 0 1, तो देखो 0 0 1, लेकिन ये तो Cn का है ना, इसकी बात करेंगे ना Z की तो ये आएगा -1। भाई अंतर केवल इसी का तो है, बाकी तो सब सेम है। बाकी तो Cn का देखो चाहे Sn का देखो, एक ही बात है। अंतर क्या है कि यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 1 है, बाकी सब तो सेम है। तो ये मैट्रिक्स हो गए S4Z की। एक बार फिर चेक कर लो इसके अकॉर्डिंग, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, यहाँ पर 0, sin 90 की वैल्यू 1 है, आगे माइनस है तो -1, cos 90 की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 0 0 -1 0 0 -1। अब मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा किसी को, क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ रहा है ना। करो इसको नोट, देखो हाँ ये कर ले बेटे सबने। कोई डाउट है क्या आप तो किसी को? नहीं ना, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि मैट्रिक्स आपको किस हिसाब से बनानी है। कोई डाउट तो नहीं ना, है ना। तो यहाँ पर मैट्रिक्स तो कई प्रकार की होती है, उनसे कोई मतलब नहीं है, अपन को केवल किससे मतलब है, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। अब नाम से समझ में आ रहा होगा, ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट, मतलब प्रोसेस अप्लाई किया है, कोई सा भी प्रोसेस अप्लाई करने पर जो हुआ है उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट तो नहीं ना। नोट कर लिया कंप्लीट है। देखो हेडिंग डालना, करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, द करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। देखो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कौन सी है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के करेक्टर से क्या मतलब होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट होता है उनके सम को अपन बोलते हैं करेक्टर। तो देखो करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, देखो द सम ऑफ diagonal elements the sum of diagonal elements of square matrix is called character।
इज कॉल्ड करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, इज कॉल्ड करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखिए इसका क्या मतलब है समझना आप। जैसे मान के चलो कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स अपन ने ले लिया यहाँ पर, ठीक है ना, ए बी सी डी, ये ए बी सी डी क्या हो गए, ये ए बी सी डी इस स्क्वायर मैट्रिक्स के करेक्टर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के ये करेक्टर हो जाएंगे। तो इसका जो एलिमेंट स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या होगा, ये एलिमेंट। अब देखो समझना, अगर मैं इसके करेक्टर की बात करूं, करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स, करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या होगा, देखो यहां पर अपन ने लिखा है द सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड करेक्टर ऑफ मैट्रिक्स। देखो अपने जो काम में आएगा ना, केवल आपको ये देखना है, ये डायगोनल पर केवल ये लेना है, डायगोनल पे कौन से एलिमेंट है, ए और डी, तो इसका जो करेक्टर है वो होगा ए प्लस डी। क्या होगा, ए प्लस डी, या करेक्टर होगा। मेरे साथ समझ में आ गया होगा। अब देखो ये काम अपन को जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स अपन ने बनाई है उस पर करना है, मतलब वहां पर ये सब अप्लाई करना है। जैसे यहां पर एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो एग्जांपल्स जैसे मन बात करें, द करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, द करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, समझ में आ रहा है ना। तो देखो करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी ई, अब इसके लिए करेक्टर देखेंगे तो देखो आइडेंटिटी के मैट्रिक्स बनाओ, आइडेंटिटी के मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, अब तो कोई डाउट है ही नहीं। देखो इसके लिए करेक्टर देखो आप, करेक्टर कितना होगा, करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी देखना है ना, देखो इसके लिए करेक्टर इक्वल, देखो 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 इक्वल 3 होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो आपको क्या करना है कि जिस भी ग्रुप एलिमेंट के लिए करेक्टर देखना है, आप उसकी मैट्रिक्स बनाओ, डायगोनल एलिमेंट का सम कर लो। अब अपने सभी की मैट्रिक्स बना रखे हैं ना, C2 की, Cn की, Sn की, सेंटर ऑफ सिमेट्री की, प्लेन ऑफ सिमेट्री की, सभी मैट्रिक्स का आप करेक्टर निकालो जल्दी से। क्या होगा करो, देखो हाँ निकाल लिया सबने, कर लिया, हो गया। अच्छा मैच कर लेना। चलो एक बात और ध्यान देना, जो करेक्टर है ना, करेक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, करेक्टर को अपन काई से रिप्रेजेंट करते हैं, काई है ना, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, काई से, CHI, काई से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आप, जैसे यहाँ पर अपन को देखना है, देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका जो करेक्टर है वो क्या है, A + D, तो इसका मतलब यहाँ पर काई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, यो काई इक्वल A + D हो गया। ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पर किसकी बात करें, करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी, तो देखो यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेंगे, देखो करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी है ना, ये करेक्टर ऑफ आइडेंटिटी कुल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। समझ में आ रहा है। अब देखो बाकी मैट्रिक्स में अपन यहाँ पर देखते हैं, जैसे अपन बात करें सिग्मा XY, देखो सिग्मा XY, इसके लिए मैट्रिक्स क्या है, देखो 1 0 0 0 1 0 और यहाँ पर होगा 0 0 -1। भाई XY चेंज नहीं होगा, केवल Z ही चेंज होगा। आपको करेक्टर देखना है, करेक्टर ऑफ सिग्मा XY इक्वल क्या होगा, देखो 1 + 1 - 1, तो 1 + 1 - 1 इक्वल 1। तो कुल मिलाकर करेक्टर ऑफ सिग्मा XY कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इसी तरह देखो जिस सिग्मा XZ यहाँ पर ले लिया, तो इसके लिए ये क्या होगी मैट्रिक्स, देखो X और Z चेंज नहीं होगा, 1 Y चेंज होगा, तो यहाँ पर होगा 1 0 0 1 0 -1 0 0 0 1, यही होगा ना। देखिए इसके लिए करेक्टर देखना है, करेक्टर ऑफ सिग्मा XZ, तो देखो ध्यान देना क्या होगा, 1 -1 + 1 कितना होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 1, बिल्कुल सेम इस तरह से जुड़ेगा, 1 -1 1 इक्वल 1। देखो करेक्टर ऑफ यहाँ पर मैट्रिक्स अपन लेते हैं सिग्मा YZ की, तो यहाँ पर होगा, देखो X चेंज होगा, बाकी चेंज नहीं होंगे, तो यहाँ पर होगा -1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये इसकी मैट्रिक्स हो गई। करेक्टर देखना है सिग्मा YZ, इसका करेक्टर तो देखो -1 +1 +1 इक्वल 1।
एक बात क्लियर हो गई होगी। देखो करेक्टर ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करें तो 1 आ रहा है, चाहे कोई सा भी ले लो आप। देखो आ रहा है नहीं आ रहा, तो प्लेन के लिए जो करेक्टर है वो क्या होगा, 1 होगा। बाद में मैं एक साथ लिखा दूंगा आपको, है ना। अभी तो मैंने समझाने के हिसाब से अलग अलग का यहाँ पर लिखा है, लेकिन प्लेन चाहे कोई सा भी हो, करेक्टर कितना होगा, 1 होगा। अब देखो जैसे अपन बात करें करेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, आई के लिए मैट्रिक्स क्या है, देखो आई के लिए -1 -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1 यही होती है, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों ही चेंज हो रहा है ना। अब आपको करेक्टर देखना है, करेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री आई, तो क्या करोगे, -1 -1 -1 जोड़ोगे ना इनको, -1 -1 -1 इक्वल -3। कोई डाउट है क्या, नहीं ना। देखो नेक्स्ट केस देखते हैं अपन, समझना आप। जैसे अपन को देखना है, देख करेक्टर ऑफ CN, ठीक है ना। अब देखो CN जेड ले लेता हूं, चलो मैं पहले CN जेड, ठीक है ना। CN जेड की मैट्रिक्स बनाओ, देख cos थीटा sin थीटा 0 -sin थीटा cos थीटा 0 और 0 0 1, यही है ना। अब देखो सम ऑफ डायगोनल करेक्टर, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, तो देखो ध्यान देना, इसका जो करेक्टर आपको देखना है, करेक्टर ऑफ CN जेड, वो देखो क्या होगा, यहां पर देखो cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1, यही है ना। आप इनको जोड़ो तो देखो करेक्टर ऑफ CN जेड इक्वल, यहां पर ये होगा, देखो ध्यान देना, यहां पर 1 + 2 cos थीटा, 1 + 2 cos थीटा, ये इसका करेक्टर होगा। अब देखो अभी मत लिखना आप इसको, ये मैंने किसकी बनाई टेबल, CN जेड की, तो CN जेड का करेक्टर ये है। लेकिन ध्यान देना, अगर आप अदर एक्सिस लेते हो जैसे CNY CNX, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्टर सेम आएगा। देखो कैसे आएगा, जैसे सपोज करो अगर अपन CNY लेते हैं तो इसकी मैट्रिक्स कैसे बनेगी, एक को चेक करने के लिए बना देता हूं मैं, फिर SN की नहीं बनाऊंगा, उसके एक साथ ही बना दूंगा, ठीक है ना। देखो ये लिख रखा है बेटा, सबने लिख रखा है नहीं ये वाला, इधर देख लो, सभी लिख लेना बाद में। देखो इधर देखो, जैसे यहां पर अपन को बात करनी, सपोज करो CNY और इसके लिए मैट्रिक्स बनानी है, तो देखो ध्यान देना, CNY है तो y के सामने y के नीचे 1 आएगा, बाकी जगह पर 0, तो 0 1 0 और 0 0, बाकी जगह पर ये फिल करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हो गया cos थीटा, देखो cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा, यहाँ पर -sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा, इसकी मैट्रिक्स हो गई। देखो इसका करेक्टर देखना है ना, CNY, इसका करेक्टर देखना है आपको, तो देखो क्या होगा, देखो cos थीटा + 1 + cos थीटा, तो क्या है cos थीटा + 1 + cos थीटा, cos थीटा + 1 + cos थीटा सेम ही है या नहीं है, तो इसका मतलब इसका करेक्टर भी कितना आएगा, 1 + 2 cos थीटा। अब क्लियर हो गया होगा, करने का मतलब अगर मैं CNX का बनाऊंगा तब भी सेम बनेगा, मतलब सेम ही आएगा तब भी, तो डायरेक्ट ही लिख दो, CN का जो करेक्टर है n-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो करेक्टर ऑफ n-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्टर ऑफ n-फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN इक्वल क्या होगा, 1 + 2 cos थीटा, ये होगा भाई, 1 + 2 cos थीटा। ये किसी को कोई डाउट है क्या, नहीं है ना। अब देखो ध्यान देना, अपन बात करें करेक्टर ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखो करेक्टर ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, करेक्टर ऑफ इम्प्रॉपर या SN सिमेट्री, डायरेक्ट ही लिख दो SN ही, करेक्टर ऑफ SN हो गया इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो इसके लिए एक मैट्रिक्स बना देते हैं जेड के रेस्पेक्ट में, जेड के रेस्पेक्ट में मैट्रिक्स बनाएंगे तो देखो सबको सेम ही तो रहेगा, फिर केवल अंतर क्या आएगा, क्या 1 के स्थान पर -1 होगा। तो देखो cos थीटा sin थीटा, ठीक है ना, 0 -sin थीटा -sin थीटा, यहाँ पर cos थीटा और
0, यहाँ पर 0 0, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। अब देखो आपको इसका करेक्टर देखना है, करेक्टर तो एस एन जेड, देखो आप जोड़ोगे ना cos थीटा प्लस -1, तो क्या होगा -1 + 2 cos थीटा, समझ में आ रहा है? तो -1 + 2 cos थीटा, ये इसका करेक्टर हो जाएगा। कोई डाउट है क्या? नहीं है ना। अब देखो CN/Z से मतलब नहीं है, SN/Z से मतलब कोई सा भी हो, SN चाहे SNX हो, चाहे SNY हो, चाहे SNZ हो, सबका करेक्टर यही होगा। समझ में आ रहा है सबको? ये लिख रखा है बेटा, सबने लिख रखा है ना? किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? नहीं है ना। तो देख कुल मिलाकर यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, करेक्टर ऑफ इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री SN इक्वल होगा -1 + 2 cos थीटा। ये यहाँ पर करेक्टर होगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ये लिख रखा है सबने, ये लिख रखा है कि यहाँ तक? देखो समझना आप, किसी को कोई डाउट तो नहीं ना? देख इधर देखना सभी, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं सिमेट्री एलिमेंट, सिमेट्री एलिमेंट, समझ में आ रहा है ना? यहां पर लिख रहा हूं डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है ना? अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, नंबर ऑफ अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट। तो ये लिख दो यहां पर अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, ये अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट्स, ये हो गया डायमेंशन। और यहां पर लिख रहा हूं करेक्टर, करेक्टर, करेक्टर को कई से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। सिमेट्री एलिमेंट की बात करो तो यहां पर लिख रहा हूं आइडेंटिटी, आइडेंटिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, CN एक्सिस ऑफ सिमेट्री और SN एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट तो नहीं है? देख इधर देखना सभी, देखो आइडेंटिटी अप्लाई करने से कोई, आइडेंटिटी अप्लाई करने से XYZ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। डायमेंशन 3, सिग्मा अप्लाई करने से 2 कोऑर्डिनेट अनअफेक्टेड होते हैं, डायमेंशन 2। आई अप्लाई करने से तीनों ही चेंज हो जाते हैं, -x -y -z, तो यहाँ पर होगा अनअफेक्टेड 0। देखो CN जब अप्लाई करते तो अनअफेक्टेड 1 होगा, जिस एक्सिस के लोग अप्लाई करोगे ना वो बाकी चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो अनअफेक्टेड यहाँ पर कितना होगा? अनअफेक्टेड कितना? 1। देखो SN अप्लाई करोगे तो देखो SN में 2 है, आप प्लेन अप्लाई करोगे और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस, तो जब प्लेन अप्लाई करोगे तो 2 चेंज हो जाएंगे, सॉरी प्लेन अप्लाई करोगे तो अनअफेक्टेड 2 होंगे, प्लेन अप्लाई करोगे तो अनअफेक्टेड 2 होंगे, और फिर परपेंडिकुलर आप एक्सिस अप्लाई करोगे तो अनअफेक्टेड 1 होगा। तो कहने का मतलब यहां पर देखो एक बात समझना आप, जैसे यू देखो आप इसको SNZ की बात कर लेता हूं मैं, SNZ, इसका मतलब क्या होगा? CNZ और सिग्मा XY, यही होगा ना? जब आप इसको अप्लाई करोगे तो 2 चेंज हो जाएगा। देखो समझने के लिए मैं ये ले लेता हूं सिर्फ यहाँ पर C2, ठीक है ना? जब इसको अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर -x -y होगा और z होगा ना? और इसको अप्लाई करता हो तो यहाँ पर क्या होगा? देखो इसमें x y चेंज नहीं होगा, तो x y -z। करने का मतलब जब इसको आपने अप्लाई किया है तो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो गया, 2 अनअफेक्टेड है। जब इसको अप्लाई किया तो जो यहाँ चेंज नहीं हुए तो वो भी चेंज हो गए। करने का मतलब ओवरऑल जब दोनों की बात करेंगे तो x चेंज हो गया, y चेंज हो गया, z भी चेंज हो गया। तो अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट कितने हैं? 0 है ना, तो इसका डायमेंशन कितना आएगा? 0। और भी अगर देखना चाहो तो इसका मतलब सेंटर ऑफ सिमेट्री हो गया, सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई करोगे तो -x -y -z, मतलब जब आप SN अप्लाई करोगे तो तीनों ही कोऑर्डिनेट कुल मिलाकर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो अनअफेक्टेड कोऑर्डिनेट 0 होगा। अब अपन बात करें किसकी? करेक्टर की। देखो आइडेंटिटी का करेक्टर 3 ये भी देखा है। प्लेन में, प्लेन की बात करें तो प्लेन के जो मैट्रिक्स बनते हैं वो क्या होती है? जैसे सिग्मा XY मान लो, x और y चेंज नहीं होगा, z चेंज होगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 -1।
इसका मतलब 1 + 1 - 1 क्या आएगा 1। अभी देखा है ना प्लेन का करेक्टर कितना होता है 1 होता है। फिर अपन बात करें सेंटर ऑफ सिमेट्री, इनमें तो तीनों में -1 -1 -1 आ रहा है -3 करेक्टर -3। Cn की बात करें 1 + 2 cos थीटा लिखा है नहीं लिखा भी 1 + 2 cos थीटा समझ में आ रहा है। फिर बात करें Sn की, Sn का करेक्टर देख कितना होगा -1 + 2 cos थीटा -1 + 2 cos थीटा, ये इनके करेक्टर हो गए। कोई डाउट है क्या तक समझ में आ रहा है ना। अब देखो ध्यान देना, मान लो कि थीटा इक्वल, एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करो थीटा इक्वल 90 डिग्री है, थीटा इक्वल 90 डिग्री है। आपको देखो थीटा इक्वल 90 डिग्री है, मत करने का मतलब ये ले लिया कि जैसे S4 का करेक्टर देखना है, देख करेक्टर ऑफ S4, तो देखो थीटा इक्वल 90 डिग्री है। अब देखो Sn का करेक्टर कितना है -1 + 2 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है 90। भाई S4 लिया ना तो S4 पर थीटा 90 बनेगा। और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है cos 90 की वैल्यू देखो sin 90 की वैल्यू 1 है, cos 90 की वैल्यू 0 है। cos 90 की वैल्यू तो यहाँ पर 0 रखोगे ना, 2 × 0 0, तो बचा क्या है -1। इसका मतलब है इसका जो करेक्टर होगा वो क्या आएगा -1। तो करेक्टर ऑफ S4 कितना होगा -1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हुआ, देखो पूरा लिख देता हूं मैं एक बार, जैसे -1 + 2, अब cos थीटा cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो कुल मिलाकर ये हुआ -1। कोई डाउट है क्या। फिर अपन बात करें जो करेक्टर ऑफ जैसे C4 ले लिया, तो देखो Cn के लिए करेक्टर ये है 1 + 2 cos थीटा, थीटा की जगह कितना आएगा 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0, तो क्या होगा 1 + 2 × 0, तो देखो 1 + 2 × 0 इक्वल कितना होगा 1। तो इसका मतलब है C4 का करेक्टर कितना होगा 1। तो अगर इस टाइप की केस आ जाए तो उस कंडीशन में आप थीटा के अकॉर्डिंग देख लो, है ना भाई। वो तो जरूरी नहीं है ना, +1 तो आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं ना आपको भाई कंपेयर थोड़ी कराएगा वहां पर, वहां तो डायरेक्ट पूछ लिया कि S4 का करेक्टर कितना होगा, S5 का, S6 का, तो आपको क्या करना है S5 पूछ लिया, इसका मतलब क्या है कि आपको 360/5 करना है, थीटा की वैल्यू 72 डिग्री आगे, तो वहां पर cos 72 की वैल्यू आपको रखनी है। ऐसी वैल्यू होगी तो 100% आपको गिवन होगी। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है क्या नहीं ना, करो नोट इसको देखो।